नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा से गद्य खंड से पहली कहानी दो बैलों की कथा, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। पाठ शुरू करने से पहले प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1880 में लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। इन्होंने शुरू में शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, तो इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन कार्य को समर्पित कर दिया। इनकी जो कहानियाँ हैं, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जो कि मानसरोवर में 8 भागों में संकलित हैं। गोदान, निर्मला, सेवा सदन, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी कहानियों और उपन्यास का प्रमुख विषय दलित वर्ग, मजदूर, किसान, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन हुआ करता था। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ और इस पाठ में आए मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ, ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मूर्ख या फुलिश जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? गधे को। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ही फुलिश हो, मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर राइटर पूछ रहा है, प्रेमचंद जी पूछ रहे हैं कि क्या गधा सच में बेवकूफ़ होता है? क्या वो मूर्ख है या फिर वो बहुत सीधा है? बहुत सीधा भोला होने के कारण और वो कोई शिकायत नहीं करता है और सब कुछ सहन करता रहता है। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। उसके कारण क्या उसे यह पदवी दी गई है, यह नाम दिया गया है, यह टाइटल दिया गया है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब वो दूसरे एनिमल्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो यहाँ पर वो गाय का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आप गाय को तंग करोगे तो वो अपने सिंग या हॉर्न से मारती है, और अगर कोई गाय जिसने बच्चे को जन्म दिया है फिर तो वह शेरनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई उसके बच्चे को हाथ लगाता है तो वह उसको बचाने के लिए आक्रमण कर देती है, हमला कर देती है। इसी तरह जो कुत्ता है, वैसे तो वो गरीब जानवर माना जाता है, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो काट खाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। तो वो बोल रहा है कि गधे को आप कितना भी मार लो, कैसा भी खाना उसको दे दो, मतलब कितना भी सड़ा हुआ घास उसे दे दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं आता, मतलब डिससेटिस्फेक्शन नहीं आता है। बैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। तो राइटर बता रहा है कि वैसे तो वो बहुत शांत जानवर है, लेकिन बैसाख का जो महीना होता है उस समय वो थोड़ी मस्ती मजा करता है, उछल कूद करता है, पर उसे हमने कभी खुश होते हुए नहीं देखा है। हमेशा उसके चेहरे पर एक उदासीनता, विषाद मतलब दुख, एक परमानेंट सैडनेस रहती है, वो हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देती है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं।
पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि कितनी भी खुशी हो या दुख हो, उसका नुकसान हुआ हो या फ़ायदा हुआ हो, कोई भी कंडीशन हो, तो कोई भी दशा हो, वह चेंज नहीं होता है, वो वैसा ही ऐसा ही शांत तो सीधा साधा ही रहता है। तो जो ऋषि मुनि होते हैं उनमें जितने जो क्वालिटीज़ होती है, वो सारी क्वालिटीज़ उसमें पराकाष्ठा मतलब एक्सट्रीम है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कोई इतने अच्छा अगर उसका नेचर है, उसके गुण इतने अच्छे हैं, तो उसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट करना ऐसा कहीं नहीं देखा है। यूजुअली जो अच्छे बिहेवियर वाला होता है, उसकी क्वालिटीज़ अच्छी होती है तो हम रिस्पेक्ट देते हैं, पर गधे में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होने पर भी उसे इतनी डिसरिस्पेक्ट दी जा रही है, राइटर को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि शायद इस संसार में जो सीधा रहता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए सीधापन नहीं होना चाहिए। अब वो इसलिए उस समय जो अफ्रीका में इंडियंस की कंडीशन थी उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। तो यहाँ पर वो इंडियंस की कंडीशन बता रहे हैं कि ये जो इंडियंस जो अफ्रीका में रहते हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, दुर्दशा है, मतलब बुरी कंडीशन है उनकी। और अमेरिका में तो उनको एंट्री ही नहीं दी जाती है, जबकि ये इंडियंस इतने अच्छे हैं कि ये शराब नहीं पीते हैं और आप सेविंग्स भी करते हैं। 4 पैसे कुछ समय मतलब बुरे समय के लिए वो सेव करके रखते, कुछ समय मतलब बुरा समय। जी तोड़कर मतलब बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं। 4 बातें मतलब कोई उनके बारे में बुरा भला कह दे तो भी गम नहीं खाते, मतलब दुखी नहीं होते हैं, फिर भी वो बदनाम है, लोग उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जीवन जीने का आदर्श होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो अगर उनके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसका उत्तर बुरा व्यवहार और बुरा व्यवहार करके देना चाहिए। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब किसी के बुरे व्यवहार का उससे भी अधिक बुरे व्यवहार से उत्तर देना। तो अगर वो ऐसा करते तो शायद वो सभ्य कहलाते, मतलब डिसेंट पर्सन कहलाते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यहाँ पर वो जापान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मिसाल मतलब एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, क्योंकि उन्होंने एक ही बार युद्ध करके अपने को आपको जिता कर संसार की जो सभ्य जातियाँ उन्होंने वो किसी के सामने झुके नहीं और वो लड़ते रहे, गलत का विरोध किया, तो आज वो डिसेंट स्पीशीज़ में माने जाते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब राइटर गधे से आ गए हैं बैल के ऊपर, क्योंकि ये 2 बैलों की कथा है, यहाँ पर हमें 2 बैलों के बारे में मालूम पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि गधे का छोटा भाई बैल है, क्योंकि वो भी सीधा साधा भोला वाला होता है और उसे भी मूर्ख की तरह माना जाता है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, है ना। तो जैसे गधे का यूज़ किया जाता है किसी को मूर्ख बताने के लिए, उसी तरह बछिया का ताऊ मतलब बैल। अब बैल के लिए भी ये बछिया का ताऊ, ये कहावत या मुहावरा बहुत प्रचलित, जिसका अर्थ होता है बेवकूफ़। तो वो बोल रहे हम बैल के लिए भी ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि गधे से भी ज़्यादा और प्रीमियम फुलिश जो है वो बैल होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन राइटर इस बात को नहीं मानता है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि बैल को जब गुस्सा आता है तो वो कभी कभी मार भी देता है और कभी कभी अड़ियल मतलब अड़ जाता है, और भी कई ढंग हैं जिससे कि वो अपना असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है। इसलिए राइटर कहता है कि गधा टॉप पर रहेगा और बैल उसके नीचे रहेगा।
अब वह कहानी शुरुआत कर रहा है, ये एक इंट्रोडक्शन था। अब वो बता रहे हैं झूरी नाम का एक व्यक्ति है, उसके दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। तो यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो दो बेल जो इस कहानी के मेन हीरो हैं, हीरा और मोती, जो झूरी नामक किसान के हैं। और ये जो बेल हैं वो पछाई जाते के हैं, मतलब जो पश्चिम के जो बेल होते हैं वो हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और काम में बहुत अलर्ट रहते हैं, वो चौकस रहते हैं, सतर्क रहते हैं। और डील डील मतलब उनकी हाइट हेल्थ जो होती है वो बहुत ऊंची होती है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि साथ साथ रहते हुए ये जो दो बेल थे उनमें आपस में दोस्ती हो गई है। हमेशा ही वो साथ साथ ही बैठते हैं एक दूसरे के पास, और फिर वो साइलेंट लैंग्वेज में, मूक भाषा मतलब संकेतों की भाषा में अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि बातचीत करते हैं वो एक दूसरे से। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, मतलब एक जो बेल है वो दूसरे बेल के मन की बात कैसे समझ लेता था ये कहना मुश्किल है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब बिना आवाज़ किए भी वो एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, तो डेफिनेटली उनके अंदर एक गुप्त मतलब सीक्रेट पावर थी, जिससे कि वो जीवों में, मतलब सारे जीव जानवरों में जो श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब बेस्ट माना जाता है मनुष्य, उसमें भी शायद इस टाइप की जो शक्ति है वो नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि वो किस तरह से एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए अपना प्यार प्रकट करते थे, किस तरह से एक दूसरे के प्रति अपना लव दिखाते थे। तो उसके लिए क्या करते थे, वो एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे। कभी कभी दोनों आपस में झगड़ते थे, पर ये झगड़ा रियलिस्टिक वास्तविक नहीं होता था, बल्कि जैसे दो दोस्त आपस में मस्ती करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, इसी टाइप का वो फ्रेंडशिप वाला धोल धप्पा, मतलब एक दूसरे को मारा मारी करते थे वो सिंग से। तो मतलब ये विग्रह, विग्रह मतलब अलग होने के लिए नहीं था, मतलब झगड़ने के इससे नहीं था ये, बल्कि विनोद, विनोद मतलब मजाक के लिए होता था, टाइम पास के लिए होता था। उसमें आत्मीयता थी, आत्मीयता मतलब प्यार था, दोस्ती थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली जब दो फ्रेंड्स बहुत अच्छे पक्के दोस्त रहते हैं, बहुत उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहता है, तो फिर वो इस तरह की मस्ती करते हैं, एक दूसरे को मार भी सकते हैं, तो भी दूसरे को बुरा नहीं लगता है। तो राइटर कह रहा है कि अगर इस तरह की मस्ती मजाक नहीं हो तो जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ही लाइट हो जाती है, वो उसमें मतलब फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसा विश्वास, जैसा कॉन्फिडेंस हमें आता है एक दूसरे के प्रति, वो इस तरह की मस्ती मजा से ही आता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा यही होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। तो राइटर बता रहा है कि जब ये बैलों को हल में या गाड़ी में जोता जाता था, तो ये लोग इस तरह से चलते थे और इस तरह की चेष्टा, चेष्टा मतलब कोशिश, प्रयत्न, वो ट्राई करते थे कि जो वज़न है उस गाड़ी का वो उनकी गर्दन पर ज़्यादा रहे, दूसरे को कम बोझ उठाना पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो अब जैसे आप फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड्स साथ में मस्ती करते हो, साथ में आराम करते हो, साथ में खाते हो, है ना। अगर एक चाहता है कि खाए तो दूसरा भी खाएगा, एक बोलेगा अभी इच्छा नहीं है तो दूसरा भी कहेगा कि मेरा भी मूड नहीं है। तो कुछ इस तरह से ही ये दोनों फ्रेंड्स हीरा और मोती करते थे, साथ साथ में काम करते थे, और जब शाम को थक हार कर बैठते थे तो एक दूसरे को चाट कर रिलैक्स करते थे, थकान मिटाते थे। और जब नांद, नांद मतलब वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों का, गाय मतलब घास भूसा उन्हें दिया जाता था, तो जब उस नांद में
उन्हें खली भूसा दिया जाता था। खली मतलब जो उनके खाने का दाना और घास रहता है, तो वो दोनों साथ में बैठ मुंह डालते थे उसमें, साथ ही उठते थे, साथ ही बैठते थे। अगर एक ने मुंह हटा लिया उस नान में से, मतलब उसने खाना बंद कर दिया, तो दूसरा भी खाना बंद कर लेता था। मतलब उसमें भी उनकी फ्रेंडशिप इतनी थी कि हर काम साथ साथ करना रहता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। तो एक बार की बात है, वो बता रहा है राइटर कि झूरी जो था उसने गोई, गोई मतलब दोनों को, दोस्तों को, दोस्त कौन, हीरा और मोती, उन्हें अपने ससुराल मतलब उसकी वाइफ के फैमिली के यहाँ भेज दिया दूसरे गांव। अब बेलों को ये नहीं समझा कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है, जबकि उन्हें लगा कि शायद उनका जो मालिक है, जो झूरी है, उसने उन्हें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, है ना। तो अभी तो हम उनके बिहेवियर से ही समझ सकते हैं कि उनको इस तरह से बेचा जाना अच्छा लगा या नहीं। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि झूरी ने उन्हें थोड़े दिन हेल्प के लिए उनके साले के यहाँ भेजा है। साले मतलब उनकी वाइफ का भाई, जिसका नाम था गया। तो जब उन्हें भेजा जा रहा था उस गया के साथ, तो रास्ते में दोनों ने इतनी अड़ियल अड़ियल हो गए, वो अड़ गए, रुक गए, और इतनी तरह की मस्ती की कि उसे उन दोनों बेलों को अपने गांव ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब बहुत कठिनाई हुई, बहुत मुश्किल हुई उसे, उन्होंने इतना तंग किया उसे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मतलब जब वो पीछे से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए डंडे से हाँकता, आगे बढ़ाता, तो एक लेफ़्ट साइड जाने लगता और एक राइट साइड जाने लगता। पगहिया, पगहिया मतलब जो डोरी होती है उनकी, जिससे कि जो रस्सी होती है जिनसे जानवरों को बांधा जाता है, अगर उसको पकड़कर आगे खींचता तो वो पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते, मतलब जब वो मारने लगता तो वो तो रुक ही जाते और पूरे सिंग नीचे करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते। अगर ईश्वर ने उन्हें बणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो राइटर कह रहा है कि अगर ये दोनों हीरा और मोती अगर बोल पाते तो वो ज़रूर जाने से पहले झूरी से पूछते कि हम इतने गरीब सीधे साधे हैं, तुम हमें अपने यहाँ से क्यों निकाल रहे हो और गया के पास क्यों बेच रहे हो, क्या हमने तुम्हारी सेवा में कोई कमी रखी है, हमने तो फुल तुम्हारा मतलब हेल्प की है हर काम में। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। तो अब उन्हें गया कैसा लग रहा है, जालिम लग रहा है। जालिम मतलब दुष्ट, अत्याचारी। क्यों लग रहा है दुष्ट, क्योंकि उसने उसे मारा उन दोनों को, जबकि झूरी जो था वो कभी उन पर हाथ नहीं उठाता था, बड़े प्यार से उनकी देखभाल करता था, हर काम प्यार प्यार से लेता था। तो इसलिए उनके मन में यह प्रश्न आ रहा था। वो राइटर कह रहा है कि अगर उनको बोलते आता तो वो ज़रूर कहते कि अगर हमने मेहनत कम की है, अगर तुम्हें हमारा काम पसंद नहीं आया तो कह देते, तो हम और मेहनत कर लेते और काम कर लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी, चाकरी मतलब तुम्हारी नौकरी करना थी, हमें तुम्हारा ही सर्वेंट रहना था, हमें तुम्हारी ही मदद करनी थी, हमें इसके साथ नहीं जाना था। हमने तो कभी कंप्लेंट भी नहीं की कि तुमने हमें कम घास दिया है या कम खली दी है, इस तरह की कंप्लेंट भी हम लोगों ने नहीं की। जो कुछ तुम खिलाते थे हम सिर झुकाकर चुपचाप सीधे सीधे खा लेते थे, फिर भी तुमने हमें इस दुष्ट के हाथों क्यों बेच दिया, है ना। ये जो बहुत ही बुरा है, जो अभी मार मार के हमें ले जा रहा है, हमें उसके साथ नहीं जाना है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानों से लगते थे। तो संध्या, संध्या मतलब शाम के समय, जब दोनों नई जगह पर पहुँचे, मतलब गया के गांव में पहुँचे, उसके घर पहुँचे, तो दिन भर से वो कुछ खाने को तो मिला नहीं था, तो बहुत भूखे थे। इसलिए जब नांद में उन्हें लगाया गया, नांद मतलब वो जगह जहाँ पर खाना दिया जाता है जानवरों को, तो
यहाँ पर देखो, हम लोग भी जब दुखी होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है, तो हम कुछ नहीं खाते। भले ही मम्मा पापा बोले ये खा लो, ये खा लो, वो खा लो, पर मूड ऑफ होने पर हम मतलब भूख लगने पर भी हम नहीं खाते। तो वैसे ही वो दोनों बहुत दुखी थे, उनका मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि वो झूरी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नांद में मुंह नहीं डाला, मतलब कुछ खाया नहीं। उनका दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होना मतलब दुखी होना, क्योंकि उन्होंने जिसको अपना घर समझा था, झूरी के यहाँ वो रहते थे, वही वो उसको ही अपना घर मानते थे, वो उनसे छूट गया था। मतलब वो बहुत दूर आ गए थे नई जगह पर, वो भी उनकी विश के खिलाफ, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, पर फिर भी वो गया के यहाँ आ गए थे, जहाँ पर सब कुछ नया था। घर नया था, जो विलेज था वो नया था, वहाँ के लोग नए थे, सब उन्हें बेगाने मतलब पराये से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। अब दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था, दोनों का मूड ऑफ था, तो दोनों ने एक दूसरे से मतलब साइलेंट लैंग्वेज में, या जो बोलते हैं इशारों की भाषा में, एक दूसरे से डिस्कस किया। और ऐसे तिरछी निगाहों से, कनखियों से मतलब तिरछी निगाहों से, इस तरह से देखना, एक दूसरे से डिस्कशन किया, कुछ डिसाइड किया, और वो आराम से वहाँ लेट गए। जब रात हुई, जब गांव सो रहा था पूरा, तब दोनों ने बहुत ज़ोर मारा और उनकी जो रस्सी थी जिससे कि वो बांधे गए थे उसे तोड़ दिया और अपने घर की तरफ दौड़ गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय धुनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। तो वो जो उन्हें बांधने की जो रस्सी थी, पगहे मतलब जानवरों को बांधने की रस्सी, वो बहुत मजबूत थी, बहुत स्ट्रांग थी। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि ये बेल उन्हें कोई बेल तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने दुनी दुनी मतलब डबल, दो गुनी पावर लगाई, दो गुनी ताकत लगाई, डबल पावर लगाया, और एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। तो जब झूरी सुबह उठा, सो प्रातःकाल मतलब सुबह, तो उसने देखा कि दोनों बैल, चरनी मतलब वही नांद, वो जगह जहाँ पर कि जानवरों के खाने का भूसा वगैरह लगाया जाता है, उन्हें घास दी जाती है, जहाँ उन्हें बांधा जाता है घर में, उसे बोलते हैं जगह को चरनी। तो दोनों की गर्दनों में जो आधा आधा गराव, गराव मतलब वही पगहा जो कि उनको रस्सी रहती है, वो आधा लटक रहा था, क्योंकि बाकी तो टूट गया था। और उनके जो घुटने तक थे, नी तक उनका जो पैर थे, वो कीचड़ में थे, क्योंकि रास्ता कैसा था, गीला कीचड़ वाला, वो उसमें दौड़ते दौड़ते आए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में मतलब प्यार भी झलक रहा था, और वो अपोज भी कर रहे थे इस बात को कि तुमने हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध वहाँ क्यों भेजा, हम तो वापस आ गए हैं। झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो उठा। गदगद होना मतलब बहुत खुश होना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। तो वो दौड़ा, अपने दोनों बेलों को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन मतलब प्रेम भरा जो उसने गले लगाया, और उन्हें चुंबन लिया मतलब उसे चूम लिया। ये जो दृश्य था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था कि एक मालिक अपने जानवरों को प्यार कर रहा है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। अब जब बेलों की आवाज़ सुनाई दी और झूरी इस तरह से दौड़ दौड़ के गया, तो वहाँ पर जितने भी बच्चे थे आसपास के और उनके घर के बच्चे थे, सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत, सब खुश हो गए कि अरे वाह, हमारे बेल वापस आ गए। तो उनका बहुत स्वागत किया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, है ना। तो इस तरह का गांव की जो हिस्ट्री थी उसमें ऐसा इंसिडेंट कभी भी नहीं हुआ था। अभूतपूर्व मतलब जो पहले ना हुआ हो। तो भले ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ होगा, पर फिर भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट था कि दो बैल इतनी दूर से मतलब एक अनजान रास्ते से आते हुए अपने गांव वापस पहुंच गए हैं, और उन्होंने अपने गले की रस्सी भी तोड़ ली। तो जो बाल सभा मतलब बच्चों का जो ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों को, ये दोनों बहुत ही साहसी हैं, वीर हैं, तो इन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए, इन्हें अवार्ड देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए। और फिर कुछ बच्चे अपने घर से रोटियां लेकर आ गए, कोई गुड़ लेकर आ गया, कोई आटे का जो चोकर रहता है, जो मोटा मोटा भाग होता है आटे का, वो लेकर आ गया, कोई भूसी लेकर आ गया।
एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। तो बच्चे आपस में बातें करने लगे उन बैलों के बारे में। वो बोले कि इस टाइप के इतने प्यारे और इतना अपने मालिक से प्यार करने वाले बैल जो हैं वो किसी के पास नहीं हो सकते। तो दूसरे ने भी उस बात से एग्री किया और बोला, इतनी दूर से अकेले आ गए, कभी आ सकते हैं क्या जानवर इतनी दूर से अकेले। तो तीसरा भी बोला कि नहीं, ये बैल नहीं है, लास्ट जन्म में वो लोग ज़रूर ह्यूमन रहे होंगे, इस बर्थ में वो बैल हुए हैं पर पिछले बर्थ में तो वो ज़रूर ह्यूमन होंगे। तो इसका प्रतिवाद मतलब विरोध, इसको, इस बात को किसी ने भी अपोज नहीं किया क्योंकि बैलों ने काम ही ऐसा किया था। अब झूरी की जो स्त्री थी, स्त्री मतलब पत्नी, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नरक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। तो यहाँ पर झूरी की जो पत्नी थी, जब उसको पता चला कि उसके भाई के घर से बैल वापस आ गए हैं और दरवाजे पर खड़े हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। जल उठी मतलब गुस्सा आना। उसे अच्छा नहीं लगा कि भाइयों की मदद करने के लिए ये बैल भेजे गए और ये तो वापस आ गए। तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली, नमक हराम। नमक हराम मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं इन्हें। बैल है, वहाँ पर एक दिन के लिए काम के लिए वो बोला और उसमें ही ये भाग खड़े हुए वापस आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप मतलब आरोप या कंप्लेंट जो उसने की उसकी वाइफ ने, उसको वो सही नहीं लगी। वो क्या बोला, नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते। तो उसने बोला, नहीं, ये बेईमान नहीं है, नमक हराम नहीं है, डिसऑनेस्ट नहीं है, बल्कि हो सकता है कि तुम्हारे भाई ने उन्हें प्रॉपर फूड नहीं दिया होगा, इसलिए वो वापस आ गए हैं। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो स्त्री को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा भाई क्यों नहीं देगा, वो भी देगा खाना जैसे तुम देते हो। इसलिए वो अपने पति से बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम ही बैलों को प्रॉपरली फूड देना जानते हो क्या, बाकी लोग क्या पानी ही पिलाते हैं। अब झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसको गुस्सा आ गया। अब देखो, जब आपके घर में भी मम्मा को किसी बात पे गुस्सा आ जाता है तो मम्मा आपको कई बार पनिशमेंट में ये भी कह देती कि आज खाना नहीं मिलेगा, या आज तुम्हारा फेवरेट फूड नहीं बनाऊंगी, जो है वो तुम्हें खाना पड़ेगा। तो उसी तरह जो झूरी की वाइफ थी उसको भी गुस्सा आ गया। वो बोली कि ये इसलिए भागे हैं कि तुम जैसे जो बुद्धू लोग हैं जो बहुत प्यार करते वे लोग को हमेशा, वैसे वो लोग नहीं है। वो उनको खाना देते हैं तो उनसे काम भी लेते हैं अच्छे से, और ये दोनों तो कामचोर हैं, इन्हें काम पसंद नहीं है। इतना काम दिया होगा तो ये लोग भाग निकले। अब देखती हूँ। अब वो बोली कि अब मैं इनको खली और चोकर नहीं दूंगी, मतलब जो टेस्टी टेस्टी फूड है वो नहीं दूंगी, केवल जो ड्राई ग्रास है वही दूंगी, सूखा भूसा ही दूंगी। खाना हो तो खाएंगे, नहीं तो मरेंगे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। तो वही हुआ। मजूर, मजूर मतलब मजदूर, उनके यहाँ जो नौकर था, उसको झूरी की वाइफ ने कहा कि इन बैलों को चोकर और खली मत देना, केवल सूखा भूसा डालना। अब जब सूखा भूसा डाला गया और बैलों ने खाने के लिए नांद में मुंह डाला तो टेस्ट नहीं पसंद आया, टेस्टलेस लगा, कोई चिकनाहट नहीं थी, ऑयलिशनेस नहीं था, कुछ नहीं था, ना कोई फ्लेवर था। तो बेचारे वो आशा से दरवाजे की तरफ ऐसे देखने लगे, कंटिन्यूस, इसको कहा जाता है ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो झूरी ने उस मज़दूर से कहा कि थोड़ी सी खली डाल दे ताकि मेरे जो ये दोनों बैल हैं वो थोड़ा कुछ खा लेंगे। तो वो बोला, नहीं नहीं, मालकिन तो मुझे बहुत डांटेगी। तो वो बोला,
छुप कर डाल दो, चुरा कर डाल दो, मालकिन को पता ना चले। तो बोले नहीं नहीं, अगर मैं पकड़ा गया तो आप तो मालकिन की तरफ से ही बोलोगे, मेरा थोड़ी ना साथ दोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। तो दूसरे दिन फिर से झूरी का जो पत्नी का भाई था, जिसे हम बोलते साला, वो आया और बेलों को ले गया, क्योंकि उसको तो उससे उसका काम करवाना था खेतों में। तो इस बार वह गाड़ी लेकर आया था, तो गाड़ी में उन्हें बांधा गया। 2 बार जो मोती था, जो थोड़ा सा ना अड़ियल टाइप का था, मतलब राउडी था थोड़ा सा, तो उसने क्या किया, गाड़ी को खाई में, सड़क के किनारे जो गहरा गड्ढा है उसमें गिराने की कोशिश की। लेकिन जो हीरा था वो थोड़ा समझदार था, तो उसने उसको संभाल लिया गाड़ी को, ताकि अगर गिर जाएंगे तो बेल भी गिरेंगे, उसकी भी जान जा सकती है, क्योंकि वो सहनशील था, वो बेयर कर लेता था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो शाम के समय जब वो घर पहुँचे तो अब की बार उसने रस्सियाँ जो थी वो कैसे ली, ज़्यादा मोटी ली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली ली। और जो कल की शरारत थी उसके लिए उन्हें मजाक चखाया, मतलब उनको लेसन दिया। किस तरह से लेसन दिया कि उन्हें खाने में अच्छा खाना नहीं दिया, केवल ड्राई ग्रास दी। और जो खली चुनी है वो सब कुछ अपने बेलों को दी, पर हीरा और मोती को नहीं दी। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, है ना। तो मजा चखाया मतलब उन्हें बहुत मारा भी। तो ये उनका डिसरिस्पेक्ट हुई, अपमान हुआ। ये दोनों बैल जो थे वो बहुत प्यार से पले बड़े थे। झूरी ने कभी फूल लगी हुई छड़ी से भी उन्हें नहीं मारा था, मतलब ऐसी नाजुक कोमल किसी चीज़ से भी नहीं मारा था। वो तो हमें केवल आवाज़ करता था, और वो जो बैल थे वो दोनों तेज़ी से भागने लगते थे, चलने लगते थे, काम करने लगते थे। उन्हें कभी मारा नहीं था उसे। पर यहाँ तो क्या हुआ था, उन्हें बहुत मारा गया। मतलब वो दुखी थे, और साथ में खाने को भी उन्हें क्या दिया, ड्राई ग्रास दी। तो उन्होंने नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई, मतलब उन्होंने कुछ खाया नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। तो दूसरे दिन जब वो बैलों को हल में जोतकर अपने खेत में काम करने के लिए गया, तो दोनों ने ही आगे बढ़ने का नाम ना लिया। दोनों ने कसम खा ली थी, जैसे उन्होंने ठान लिया था, डिसाइड कर लिया था कि ये कुछ भी कर ले पर हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। उसने बहुत मारा उन दोनों बैलों को, पर फिर भी दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। तो अब जब निर्दयी, निर्दयी मतलब अत्याचारी, क्रूर, जो दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करे, तो उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे। अब नाक पर अगर किसी के डंडे मारोगे तो दुखेगा ही ना। अब हीरा को लग रही है तो मोती को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसका जो गुस्सा था वो अनकंट्रोलेबल हो गया, काबू के बाहर हो गया। तो वो हल लेकर ही भागने लगा। जब हल लेकर भागा तो जो रस्सी थी, उसका जो बांधने का रोत था, वो सब टूट टाट गए। अब केवल उनके गले में जो बड़ी बड़ी रस्सियाँ थी, इस कारण वो दोनों दूर नहीं भाग पाए और उसकी पकड़ में आ गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो हीरा ने उसको समझाया कि हम दौड़ेंगे तो भी क्या कर पाएंगे, इतनी मोटी मोटी रस्सियाँ ही हमें पकड़ ही लेगा। तो मोती ने उसको दिया, देखो उसने तुम्हें कितनी ज़ोर से मारा था, तुम्हारी तो जान ही निकल जाती। तो वो बोला कि अब अगर वो पकड़ेगा तो वो अपने को और मारेगा। तो बोले मारने दो, हम बैल हैं तो हमें तो मार पड़ेगी, कहाँ तक बच सकते हैं। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं,
तो जो गया था उसको लगा कि ये दोनों जो हैं बैल वो अपने कंट्रोल के बाहर है, इसलिए वो दो और लोगों को अपने साथ ले आया मदद के लिए। और सबके हाथों में क्या थी? स्टिक थी, लाठी थी। मोती बोला भी तो तुम कहो तो मैं इसे मजा चखा दूं, लाठी लेकर आ रहा है हमें मारने के लिए, मैं भी इसे सिंग से मारता हूँ। तो हीरा ने उसे समझाया, नहीं चुपचाप खड़े हो जाओ, मारो वारो मत। तो हीरा मोती बोला कि देखो अगर वो मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा अपने सिंग से, मैं नहीं मार सहन करूंगा। तो वो जो हीरा था, जो समझदार था, उसने उसको समझाया कि हमारी जो स्पीशीज़ है, हमारी जो जाति है, उसका ये धर्म नहीं है मारा मारी का, हम तो मार खाते हैं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। तो यहाँ पर मोती दिल ऐंठ कर रह गया, मतलब उसने अपने गुस्सा पर कंट्रोल किया। दिल में गुस्से को रखना, है ना। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था गया के ऊपर, पर उसने दिल में गुस्से पर काबू किया, कंट्रोल किया अपने एंगर पर। अब जो गया था वो आ गया और उसने दोनों को पकड़ लिया। बस ये है कि गया ने इस समय उनके साथ कोई मारपीट नहीं की, नहीं तो जो मोती था वो उनको अच्छा ही मजा चखाता, उनको मारता। क्योंकि मोती का जो गुस्सा है उसको देखकर गया जो था वो और उसके साथ के जो उसके दोस्त थे वो समझ गए थे कि इस वक्त उस बात को छोड़ देना कि इन बैलों ने हमें बहुत तंग किया है, इनको पनिशमेंट देना चाहिए, उसमें ही समझदारी है या भलाई है। मसलहत का मतलब होता है भलाई। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो कल की तरह यूजुअली उन्होंने आज भी, चूँकि इन दोनों बैलों ने गया को बहुत परेशान किया था, खेत के जो काम थे वो भी वो कर नहीं पाया था और दिन भर उनके पीछे भागना पड़ा था, इसलिए उसने गुस्से में आज भी उन दोनों को ड्राई ग्रास ही दी खाने के लिए, सूखा भूसा। तो दोनों चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने खाना नहीं खाया। अंदर घर के परिवार के लोग खाना खा रहे थे, तो उनमें से उनकी एक जो छोटी बच्ची थी वो अपने हाथ में दो रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक दे दी। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। अब इतना बड़ा जानवर है, इतना बड़ा एनिमल है, तो एक चपाती से उसका तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन मन भर गया। उनको लगा कि जैसे वहाँ पर झूरी उनको बहुत प्यार करता था, वैसे इस घर में भी एक बच्ची है जो उन्हें बहुत प्यार करती है और प्यार से उसने उन दोनों को एक एक रोटी खिलाई थी। तो उससे उनका दिल था वो भर गया था, दिल को जो चाहिए था, प्यार जिसके लिए वो तरस रहे थे, यहाँ आकर वो उन्हें मिल गया था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो वो जो लड़की थी वो गया के ही भाई भैरों की थी। उसकी जो मदर थी उसकी डेथ हो चुकी थी और स्टेप मदर थी, उसकी सौतेली माँ थी जो उसे मारती रहती थी। और उस लड़की ने जिस तरह से उन लोगों को रोटी खिलाई तो उन्हें लगा कि यहाँ पर भी अच्छे लोग, सज्जन, सज्जन मतलब अच्छे लोग, सभ्य व्यक्ति रहते हैं, वास करते हैं मतलब रहते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा लगा। और वो जो लड़की है, चूँकि उसकी माँ नहीं थी और जो दूसरी माँ थी सौतेली स्टेप मदर, वो उसे बहुत मारती थी, इसलिए उस लड़की को उन बैलों से बहुत आत्मीयता थी, अपनापन लगता था। बहुत आत्मीयता मतलब अपनापन, उन्हें बहुत प्यार करती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। तो राइटर बता रहा है कि रोज़ उनके साथ सेम बिहेवियर होता, रोज़ उनसे खेतों में काम करवाया जाता, उन्हें मारा जाता, कई बार वो अड़ जाते, काम नहीं करते तो उनकी बहुत पिटाई होती। शाम को उन्हें उस थान में, मतलब जहाँ पर खाना रखा जाता है वहाँ पर बांध दिया जाता, पर वो चारा जो था वो सूखा वो खाते नहीं और रोज़ रात को वही जो लड़की है वो दो रोटियां लेकर उन्हें खिलाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे।
मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो वो बच्ची इतने प्यार से उन्हें रोज़ एक रोटी खिलाती थी, वो बिल्कुल जैसे भगवान का प्रसाद हो ऐसा लगता था। और वो इतना पर्याप्त हो जाता था कि इतना सारा सूखा भूसा खाकर भी दोनों कमज़ोर नहीं हुए। दुर्बल मतलब कमज़ोर। दोनों, लेकिन दोनों की आंखों में और उनके पूरे शरीर में ही विद्रोह था। अपोज करना चाहते थे, वो वहाँ से भाग जाना चाहते थे। उन्हें गया और उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो मोती तो वैसे भी रिवेलियन था, उसको बिल्कुल भी गया का बिहेवियर पसंद नहीं था। तो एक दिन उसने अपनी जो मूक भाषा है, साइलेंट लैंग्वेज है, उसमें हीरा से कहा कि मुझसे अब ये सब सहन नहीं होता है, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्या करना चाहते हो? हीरा ने पूछा। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मतलब मुझे गुस्सा आया तो मैं अपने सींगों से एक को तो उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तो वो जो दूसरा उसका हीरा है वो उसको समझाता है कि वो जो बच्ची है रोज़ हमें रोटियां खिलाती है अपने अपने हिस्से की, वो इसी परिवार की बच्ची है, यहाँ के मालिक की। अगर वो मालिक मर गया तो ये बच्ची तो अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती है। अब मोती ने कहा कि अगर मालिक को नहीं मारना है तो मैं वो जो उसकी माँ है उसे ही फेंक देता हूँ, क्योंकि वो वैसे भी माँ स्टेप मदर है, उस लड़की को रोज़ मारती रहती है। जो हीरा था वो समझदार था, वो बोला, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? देखो, हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें मारते नहीं है, ये कैसे भूल जाते हो तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो अब जब हीरा ने ये बात नहीं मानी कि किसी को मारा जाए, कुछ मारा पीटी की जाए, तो मोती बोला कि तुम तो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे हो, हमें यहाँ से निकलना है तो क्या किया जाए? कहो तो अपन ये रस्सी तोड़कर भाग जाए। तो हीरा बोला कि तुमने ये बात सही की है, मैं भी तैयार हूँ कि हमें ये रस्सी तोड़कर भाग जाना चाहिए, पर ये रस्सी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा मोटी है, कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। तो उसने, जो मोती था, उसने उसको एक आइडिया दिया कि अगर हम रस्सी को अपने मुंह में चबा लेंगे, गीला करेंगे और दांतों से करेंगे तो धीरे धीरे रस्सी कमज़ोर हो जाएगी और वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। तो उस दिन रात में जब वो बच्ची उन दोनों को रोटियां देकर चली गई तो उन्होंने यही काम किया। खाना खाने के बाद में वो लोग रस्सियां चबाने लगे ताकि वो रस्सी कमज़ोर हो जाए और टूट जाए। पर वो रस्सी इतनी मोटी थी कि उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें मुंह में लेने के लिए। ज़ोर लगाने पर भी वह कमज़ोर नहीं हो रही थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, है ना। तो अचानक से घर का दरवाज़ा खुला और वो लड़की आई। और जब वो लड़की उनके पास आई तो दोनों उसका हाथ चाटने लगे सिर झुकाकर। उन्होंने उसको मारा पीटी नहीं करते क्योंकि वो तो उनकी प्रिय है ना। और पूछे भी उनकी खड़ी हो गई। अब उसने उनके माथे को सहलाया उस बच्ची ने और बोला कि मैं तुम्हारी रस्सी खोल रही हूँ, चुपके से तुम भाग जाओ, क्योंकि यहाँ के लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। क्योंकि आज ये सलाह हो रही थी, ये सजेशन दिया जा रहा था कि ये ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, तो इनकी नाकों को छेद कर इसमें अगर रस्सी बांधी जाएगी तो ये सीधे सीधे सारे काम करेंगे जो अभी नहीं कर रहे हैं और रोज़ परेशानी कर रही है। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अब उस बच्ची ने उन दोनों के गले की रस्सी तो खोल दी। गराव मतलब गले की रस्सी, जानवरों के गले में बांधी जाने वाली रस्सी। तो दोनों चुपचाप खड़े रहे और मोती ने जब बोला कि अब तुम भाग क्यों नहीं रहे हो, तो हीरा ने उसे समझाया कि अगर हम चले जाएंगे तो
जो मुसीबत है इस अनाथ पर मतलब इस बच्ची पर आ जाएगी। आफत मतलब मुसीबत, क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि इस लड़की ने ही हम दोनों को छोड़ा है, सबको डाउट आ जाएगा, शंका आ जाएगी। संदेह मतलब शंका आ जाएगी, और फिर इसी को डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, तो हमारे कारण ये बच्ची फंस जाएगी। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो अचानक उस लड़की ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने उनकी कोई मदद नहीं की है, बल्कि वो जो बैल है वो खुद होकर भाग रहे हैं। इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि जो फूफा जी के यहाँ से, जो बुआ के हस्बैंड के यहाँ से जो बैल लाए गए हैं, उनके वो भाग रहे हैं, तो जल्दी जल्दी उन बैलों को पकड़ो, जल्दी आओ। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया। वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। तो जब गया को जब आवाज़ सुनाई दी तो वह हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में अंदर से बाहर निकला और बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वो दोनों बैल तेज़ी से भागने लगे। गया ने उनका पीछा किया, उनके पीछे पीछे भागने लगा, बट पर वो जो दोनों बैल थे वो इतनी तेज भाग रहे थे कि गया उनसे पकड़ नहीं पा रहा था। तो इसलिए उसने शोर मचाया, मतलब लोगों को बुलाना, पुकारा उसने, और गांव के कुछ लोगों को लेने के लिए वो वापस भी रिटर्न आया ताकि वो अपने कुछ साथियों को लेकर उन बैलों को पकड़ने के लिए जा सके। अब इतने में उन बैलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब वो इतने तेज़ी में भाग रहे थे कि उन्हें रास्ता याद ही नहीं रहा, और जो उनका नोन रोड था, जो परिचित था, मालूम वाला रास्ता था, वो वहाँ पर नहीं आए थे, कहीं और आ गए थे। अब जब वो दौड़ रहे थे तो उसको रास्ते में नए नए गांव दिख रहे थे जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे। तो एक खेत के किनारे, एक खेत के साइड में जाकर वो खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो जब हीरा ने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ रहा, हम शायद रास्ता भूल गए हैं, ये हमारे गांव का रास्ता नहीं है, तो वो बोले तुम भी तो बिना ध्यान दिए दौड़ते रहे, बेतहाशा मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ना, बिना इधर उधर देखें, बिना भान रहे उसका। तो वो बोला कि तुम्हें तो, हम क्यों दौड़े, हमें पहले उस गया को मार देना था अपने सिंगों से। तो वो हीरा समझाता है कि इस तरह से अगर हम उसे मारते तो दुनिया क्या कहती। देखो, हम बैलों का ये धर्म नहीं है, ये हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को मारे, ये तो सिंह मतलब शेरों का काम होता है, और हमारा धर्म तो सेवा करना होता है, खेती बाड़ी में मदद करना होता है, तो हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। तो दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी, रोज़ वो सूखा भूसा खा रहे थे, वो भी ढंग से नहीं खा पा रहे थे। तो वो जो खेत था उसमें मटर के पौधे लगे हुए थे, तो दोनों खाने लग गए, और बराबर अलर्ट होके इधर उधर देख भी रहे थे कि कोई आवाज़ तो, आहट मतलब कोई आवाज़ तो नहीं हो रही है, कोई आ तो नहीं रहा है। तो वो बहुत अलर्ट होके खा रहे थे। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। तो अब जब पेट भर गया और उन्हें समझ में आ गया कि आसपास कोई नहीं है, हम दोनों फ्री हैं, तो वो बहुत रिलैक्स हो गए, खुश हो गए और उछलने कूदने लगे। आराम से पेट भरने पर उन्होंने डकार ली, फिर एक दूसरे के सिंगों को मिलाकर वो एक दूसरे को धक्का देने लगे। ठेलना मतलब धक्का देना, पीछे की तरफ सरकाना। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हो हट गया। तो सबसे पहले तो मोती ने उसको, हीरा को पीछे धक्का दिया, तो वो एक वहाँ पर एक गड्ढा था बड़ा, उसमें गिर गया। उसको गुस्सा भी आया, फिर वो संभला, उठा और फिर उसने मोती को फिर धक्का देना शुरू किया। अब मोती को लगने लगा कि हमारी ये मस्ती कहीं झगड़े में ना बदल जाए, तो इसलिए वो साइड में हो गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंगता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। तो तभी उनको क्या दिखाई दिया, एक सांड दिखाई दिया।
और वो सांड जो था वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करते हुए आ रहा था, तो दोनों डर गए। ये तो सांड है, ये सामने आ गया। तो दोनों मित्र बगले झाँकने लगे, मतलब कैसे बचा जाए इसका विचार करने लगे। सांड जो था वो बहुत ताकतवर था, पूरे हाथी के जैसा। उससे भिड़ना मतलब उससे लड़ना बहुत खतरे का काम था। जान से हाथ धोना मतलब हो सकता था कि सांड उन्हें मार भी देता, लेकिन अगर वो नहीं लड़ते तो भी वो जान नहीं बचा सकते थे। इसी क्योंकि वो उनकी तरफ ही आ रहा था और बहुत ही भयंकर सूरत थी, मतलब वो बहुत गुस्से में था। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो मोती ने हीरा से पूछा कि क्या करें, कैसे अपनी जान बचेगी, क्या जान बचेगी और क्या आइडिया कर सकते हैं। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। देखो वो बहुत गुस्से में है और अहंकार में है ना, वो बहुत ग्रीडी नज़र आ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा इस ग्रीडीनेस में। तो हम अगर उससे अपनी इच्छा प्रकट करेंगे कि हमें हमें माफ़ कर दो या हमें छोड़ दो या रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। भाग क्यों ना चले, भागना कायरता है। तो जब मोती ने कहा कि चलो यहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं, तो वो बोला कि हम वीर हैं, साहसी हैं, हम ऐसे डरते नहीं है, डरपोक नहीं है। कायरता मतलब डरपोकपन। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। तो जो मोती है बोला ठीक है तुम मरो, मैं तो भाग रहा हूँ। 9-2-11 होना, भाग जाना, ये भी एक मुहावरा है जो बहुत अधिक जगह प्रयोग होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। और अगर वो हमारे पीछे पीछे आया और हमें दौड़ाया तो फिर मोती ने कहा कि कोई और आइडिया सोचो फिर जल्दी से। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तो हीरा ने उसे समझाया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों दो तरफ से उसके ऊपर हमला करते हैं। मैं आगे से उसे धक्का दूंगा, तुम पीछे से उसे रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, है ना। तो मतलब अकेले तो हम इससे नहीं जीत सकते, पर हम दोनों मिलकर इससे लड़ेंगे तो शायद ये भाग खड़ा हो। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो देखो अगर वो मेरी तरफ आए तो तुम साइड से उसके पेट में अपने सिंग घुसेड़ना, अगर वो तुम्हारी तरफ आएगा तो मैं साइड से अपने सिंग घुसेड़ूंगा। देखो है तो ये रिस्की मामला, जान जोखिम में है, पर इसके अलावा कोई और दूसरा आइडिया नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर मतलब रिस्क लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। संगठित मतलब ग्रुप ऑफ एनिमीज, उनसे लड़ने का उसको तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, उसको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, मतलब वो जब भी लड़ता था एक ही शत्रु से, एक ही दुश्मन से कुश्ती लड़ता था। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, आदि मतलब उसको हैबिट थी उसकी। जैसे ही ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। तो अब क्या होता था कि जब वो हीरा की तरफ अटैक करता तो मोती पीछे से उसको तंग करता, जब सांड उसकी तरफ टर्न होता तो हीरा इधर से उसको तंग करता। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे ये अवसर न देते थे। तो सांड ने सोचा था कि पहले मैं एक को गिरा दूंगा, एक को हरा दूंगा, फिर दूसरे को हरा दूंगा, पर ये दोनों भी एक्सपर्ट थे, उसे ऐसा चांस ही नहीं दिया उन्होंने। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुभा दिया। तो एक बार सांड ने बहुत गुस्सा आने पर हीरा को मारने के लिए उसके ऊपर वो अटैक ही करने जा रहा था, तो मोती ने साइड से उसके पेट में अपना सिंग भोंक दिया, मतलब उसको चुभो दिया। अब सांड को और गुस्सा आया, वो पीछे मुड़कर जब जब वो मोती पर अटैक करने वाला था तो उधर से हीरा ने उसके दूसरे तरफ में सिंग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो अब वो जब उसको बहुत ज़्यादा चोट लगने लगी उसकी बॉडी पर सिंगों के कारण, तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दोनों मित्र उसके पीछे पीछे जाने लगे उसको डराने के लिए। इतना पीछे पीछे गए कि वो बेदम हो गया, मतलब वो थक गया, थकने के कारण वो गिर भी गया। तब जाकर इन दोनों बैलों ने उसको छोड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया,
गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए। तो दोनों को जीत का नशा था, वो बहुत खुश हो गए थे कि देखो हमने एक सांड को भी हरा दिया। विजय मतलब जीत, वो दोनों विनर थे ना, तो उसकी खुशी थी उनके ऊपर, और उसमें खुशी खुशी वो चले जा रहे थे। तब मोती ने कहा कि मेरा तो मन कर रहा था कि उसको मार ही डालूं, मतलब पूरी तरह से। तो हीरा ने उसको मना किया, अपोज किया, और कहा कि इस तरह से जो गिरा हुआ है, थका हुआ है दुश्मन, उस पर सिंह थोड़ी ना चलाते हैं। तो मोती बोला ये सब ढोंग है, ये तो कहने की बातें हैं। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे, मतलब अगर हमारा दुश्मन, अगर हम लड़ रहे हैं तो दुश्मन को इस तरह से मार देना चाहिए कि वो फिर से हम पर अटैक ना कर सके। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। अब हीरा ने बात बदली और बोला कि क्या करना चाहिए घर जाने के लिए। तो फिर मोती बोला पहले कुछ खा लें तो सोचे, भूख लग रही थी उनको, इतना लड़ाई हुई थी तो उसमें एनर्जी वेस्ट हुई थी। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। तो सामने एक और मटर का खेत था, मोती जल्दी से उसमें चला गया। हीरा उसको मना करना चाहता था कि अगर कोई अपने को पकड़ लेगा तो, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब अभी उसने 4-5 ही ग्रास लिए होंगे, कोर लिए होंगे कि 2 आदमी आ गए लाठी लेकर उनके पीछे। अब दोनों मित्रों को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। हीरा जो कि मेड पर था, मतलब जो खेत के चारों तरफ मिट्टी से एक बॉर्डर बनाई जाती है उसको बोलते हैं मेड, जिससे कि खेत में जब पानी दिया जाता है पेड़ पौधों को तो वो पानी बाहर ना निकले। तो हीरा तो अंदर गया ही नहीं था, वो तो वहीं से उसको बार बार मना कर रहा था कि मत जाओ अंदर, अपन बाहर चलते हैं। पर वो मोती को छोड़कर जा भी नहीं सकता था। अब वो तो निकल गया जब उसने देखा लोग आ रहे हैं तो, पर मोती जो कि उस सींचे हुए खेत में था जहाँ कीचड़ हो गया था, तो उसके जो खुर थे, उसके जो नाखून थे पैरों के, उसमें कीचड़ में वो उसके पैर धंसने लगे, तो इसलिए वो भाग नहीं पाया और उन लोगों ने पकड़ लिया। अब हीरा ने देखा कि उसका संगी, संगी मतलब दोस्त, संकट में है, तो वह लौट पड़ा। मतलब फिर हीरा वहाँ से भागा नहीं बल्कि वो वापस आएगा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो अब उसने सोचा, हीरा ने, कि अब मोती पकड़ा गया है तो मुझे भी पकड़ा जाना चाहिए, मैं भाग नहीं सकता मोती को छोड़कर। दोस्त है ना, सच्चे दोस्त है, जो भी होगा पनिशमेंट भी साथ में लेंगे, जो भी है एंजॉयमेंट भी साथ में करेंगे। तो वो चला गया। तो जो वहाँ के जो केयर टेकर थे, रखवाले थे, उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। और फिर सुबह चूँकि उन दोनों ने दूसरों के खेतों में जाकर नुकसान किया था, तो इसलिए ऐसे जो जानवर रहते जो दूसरों के खेतों में नुकसान करते उन्हें कौंजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर जो लावारिस, मतलब जिनका कोई ऑनर नहीं रहता, मालिक नहीं रहता, ऐसे जानवर रखे जाते हैं, या फिर ऐसे जानवर जिन्होंने दूसरों के खेतों में नुकसान किया है उनको बंद किया जाता है। कांजी हाउस में पहुँचने के बाद हीरा और मोती के साथ क्या हुआ? क्या गया ढूंढते ढूंढते कांजी हाउस पहुँचा? क्या हीरा और मोती कांजी हाउस से आज़ाद हो पाए, फ्री हो पाए? क्या हीरा और मोती अपने घर मतलब झूरी के पास वापस लौट पाए? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे पाठ के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।